A big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. So in the previous lectures, we are done with the prospects related to geomorphology. Today we are going to start with climatology. First of all, we will see what exactly the climatology is, and then we will proceed further to understand the core concepts related to climatology. This is one of the most important segment as far as UPSC is concerned, so please do watch it. See, what happens is when we talk about climatology, it talks about ये क्या बात करता है जब भी पहली बात तो ये वर्ड आ जाए ना लॉजी जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी एंड अगर हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं इफ वी आर डूइंग द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स ऑफ लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स देन वी कॉल इट एज क्लाइमेटोलॉजी बट एक चीज मैं यहां पे इनकलकेट करना चाहता हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो वो ये है कि जब भी हम क्लाइमेट की बात करेंगे इट विल हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स बट उसके साथ साथ ह्यूमंस आर आल्सो इंपैक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ कैसे मान लीजिए अगर हम वैक्यूलर एमिशन करते हैं तो इस वैक्यूलर एमिशन से बहुत सारी गैसेस क्लाइमेट के अंदर रिलीज होती हैं सेकेंडली जब वो गैसेस रिलीज होंगी तो दे विल हैव सर्टेन इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में एंड मोर ओवर वेन एवर वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स हाउ इज इट सो जब हमने ग्लोबल वार्मिंग देखा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है इस पूरे के पूरे अर्थ के इकोसिस्टम पर पड़ रहा है तो व्हाट हैपेंस इज दिस इज एंटायरली एन इंटरलिंक्ड फिनोमिना कंप्लीट इंटरलिंकेजेस है ह्यूमंस इंपैक्ट क्लाइमेट क्लाइमेट इंपैक्ट ह्यूमन बींग्स बट इसी की साइंटिफिक स्टडी को हम किस नाम से जानेंगे क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानेंगे you must be aware about multiple phenomena that you come across in the newspapers as well such as tropical cyclones बहुत ही frequent phenomena हो गया है ये भी climate change के कारण ही है उसके साथ साथ बहुत बारिशें होना उसके साथ साथ thunderstorms like activities cloud burst all these events are studied under this branch of geography we call it as climatology but before we move on and understand the core concepts related to climatology, we shall be aware about one fact. And what is that fact? The fact says this climatology is important to understand till the time we do not understand the aspects related to atmosphere. सबसे पहली अगर हम बात करें यहां पे इफ दिस इज आवर प्लेनेट अर्थ अगर ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है दिस अर्थ इज ब्लैंकेटेड विद न्यूमरस गैसेस आर देयर व्हिच आर ब्लैंकेटिंग दिस एंटायर अर्थ इन गैसेस का हमारे अर्थ के ऊपर बहुत प्रभाव है और अर्थ के बहुत सारे फिनोमिनन्स ऐसे हैं जो कि इन गैसेस को प्रभावित करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ये जो गैसेस का ब्लैंकेट है जो कि इस अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है ये अर्थ के साथ जुड़ा क्यों हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी वजह से ग्रेविटेशन की वजह से ये अर्थ के साथ एकदम एसोसिएटेड है जुड़ा हुआ है बंधा हुआ है इसी गैसियस ब्लैंकेट को हम किस नाम से जानते हैं एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं इन द प्रीवियस क्लासेस when we were talking about the geological time scale I have told you about the aspects related to the evolution of atmosphere जिसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने जाना था कि जो भी गैसेस डीगैसिंग होती है जो भी गैसेस हमारे अर्थ के इंटीरियर में है जब वो बाहर आती हैं तब उनकी वजह से जो क्लाइमेट का आज हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो हमें दिखाई देता है एनी हाउ अभी हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है जो ये एटमॉस्फेयर है इस एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है और इस एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है तो बाय द मींस ऑफ दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सेकेंडली वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा और एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या होगा जब कॉम्पोजिशन की बारी आती है तब इस कॉम्पोजिशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है न्यूमरस गैसेस से
इस एटमॉस्फेयर के अंदर उपलब्ध है वाटर वेपर एंड यही एटमॉस्फेयर बहुत सारे छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेकर चलता है, जिसे हम एरोसोल्स के नाम से जानते हैं. And then we will see when it comes to the structure of the atmosphere, इस structure of atmosphere के अंदर we realize that there is a layered structure of atmosphere. जैसे हमने concentric layers अर्थ के इंटीरियर में देखी थी, वैसे ही कुछ layers हमें यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी दिखाई देती हैं, which are named as troposphere first of all, then we call it as stratosphere, then we have mesosphere, then we have thermosphere, which also termed as ionosphere, and finally we have exosphere. So this is what we call as the structure of the atmosphere. And here we have the composition of the atmosphere. Composition of the atmosphere and structure of the atmosphere. These are two things that we need to cater in this class. First of all, we'll start with the composition. जैसे ही आपने composition देखा, इस composition of atmosphere के अंदर what we realize here is, see, the composition of atmosphere. When we see the composition of atmosphere, this composition is consisting of gases. What kind of gases are present in the atmosphere? Primarily, if we talk about, these gases can be further classified into two parts. One of the gas we call as the permanent gases, and some gases are termed as the variable gases. कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि परमानेंट गैसेस हैं, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि वेरिएबल गैसेस हैं. वेरिएबल गैसेस जो हैं उनको हम बोलते हैं कि इनका जो अमाउंट है, इनका जो कंपोजिशन है, इनका जो कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो चेंज होता रहता है. जो परमानेंट गैसेस हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक उनका कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज नहीं होता, उसे हम परमानेंट गैसेस कहते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन, जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन, ये वो गैसेस हैं जो कि परमानेंट गैसेस की कैटेगरी में आएंगी. ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट कम्स टू द वेरिएबल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरिएबल गैस. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है, वेरी करता रहता है, बदलता रहता है. अगर हम ओवरऑल हमारी अर्थ के अंदर गैसेस के कॉम्पोजिशन को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा गैस जो है दैट इज नाइट्रोजन, जो कि आपको कितने परसेंटेज में दिखाई देगी? नाइट्रोजन जो है दैट इज अराउंड 78%. नाइट्रोजन जो कि है 78%. देन वी हैव ऑक्सीजन इज समथिंग अराउंड 20.8%. देन वी हैव आर्गन वी हैव अराउंड 0.93%. Then we have carbon dioxide, which is around 0.03%, and this is the most important gas. Most important gas, this we can write it as 300 ppm. इसको हम 300 ppm भी लिख सकते हैं. तो एक बार इसको मैं यहीं पे रोकता हूं. This is carbon dioxide, which is 0.03%. So now when we see these gases, let's try and understand what is the atmospheric composition. The permanent gases are, you can see, neon, helium, krypton, hydrogen, xenon. These are the permanent gases. Variable gases में we are observing the water vapor, methane, ozone. Ozone is also one of the variable gas. So when we talk about the atmospheric composition, ये एक ऐसा blend है जहां पे बहुत सारी gases एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, जिसमें तीन मेजर कंपोनेंट हैं. पहला है गैसेस, सेकंड वी हैव वाटर वेपर, एंड थर्ड वी हैव एरोसोल्स. अगर हम यहां पे बात करें कि कौन कौन सी गैसेस किस किस रेंज में हमें दिखाई देती हैं और किस तरीके से दिखाई देती हैं, तो उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है परमानेंट गैसेस का. ऐसी गैसेस जिनका कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट्स नोन एज द परमानेंट गैसेस, दे रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम. वो लंबे समय तक कांस्टेंट हमारे एटमॉस्फेयर में देखी जाती हैं.
एटमॉस्फेयर जो है वो दो डोमिनेट किया जाता है, दो परमानेंट गैसेस के द्वारा, जो कि मैंने आपको वहां पे दिखाई। वन इज नाइट्रोजन एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। सेकंड इज ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है ये बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है। आई विल लेट यू नो इन अ व्हाइल। सेकेंडली जो ऑक्सीजन है ये भी बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू हमारे ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आती है। विल लेट यू नो अबाउट दैट एज वेल। जो बाकी की बची हुई 1% गैसेस हैं वो मेनली किससे बनी हुई हैं? आर्गन से, जिसमें आर्गन का परसेंटेज मैंने आपको बताया 0.93% है, which along with nitrogen and oxygen has minimal influence on weather and climate। तो हम अभी इसको लिख रहे हैं, वहां पे जाके इसको पूरा रिवाइज भी कर लेंगे। Then nitrogen is predominant component of atmospheric gases and it is significant in the biosphere। In the atmosphere, nitrogen exists in the various forms। मोलिक्यूलर नाइट्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको आप नॉक्स के नाम से कहते हैं, और HNO3 एसिड के रूप में आपको नाइट्रिक एसिड जो है वो दिखाई देता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद है ऑक्सीजन। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, दैट इज अबाउट आर्गन। आर्गन कंप्राइज ऑफ 0.93% ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर and it ranks third most abundant gas in the entire atmosphere, and its concentration has risen over time due to some radioactive decay transforming radioactive potassium 40 into argon। तो जो रेडियोएक्टिव डिके है उसके कारण इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है। आर्गन इज ऑफन यूज्ड व्हेन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज नीडेड। क्योंकि आर्गन एक इनर्ट गैस है, इसीलिए आर्गन का यूज किया जाता है। अब आते हैं वेरिएबल गैसेस के रूप में। तो इन द एटमॉस्फेयर वेरिएबल गैसेस एंड नॉन गैसियस particulates are present in relatively small amount। These gases will encompass water vapor, carbon dioxide, ozone, hydrogen, helium, neon, xenon, krypton, methane and many more। ठीक है, यहां पे हमें समझना है वाटर वेपर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गैस हमें नजर आती है। ट्रेस गैसेस जिनको आप नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन एंड हाइड्रोजन, जिनका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है हमारे वेदर और क्लाइमेट के ऊपर। तो चले वापस हमारी इस स्लाइड पे आते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आर्गन इज 0.93%, नाइट्रोजन इज 78%, then 20.8% is oxygen, organ is 0.93%, rest 0.03% is the carbon dioxide। और बाकी की जो गैसेस हैं उनमें आप नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन एंड xenon देखते हैं। नियोन, then we have helium, then we have krypton, then we have hydrogen and then we have xenon। तो नियोन फर्स्ट, मैं बार बार याद करवा रहा हूं, नियोन, then we have the krypton, then we have xenon, फिर है हीलियम एंड हाइड्रोजन। नियोन, क्रिप्टोन, xenon, हीलियम एंड हाइड्रोजन। नियोन, neon one, then we have the krypton, then we have xenon। तो ये याद रखना है, बार बार बोला है क्योंकि एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो CO2 के बाद we have neon, then we have krypton, then we have xenon, then we have helium and then we have hydrogen। तो ये जो गैसेस हैं, these all gases are, ये हाइड्रोजन में इसको हीलियम इधर लिख देता हूं। These all gases are termed as trace gases। ट्रेस गैसेस के रूप में जाना जाता है। वेरिएबल गैस के अंदर मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया, सेकंड इज द वाटर वेपर एंड थर्ड हेयर इज द ओजोन। ये मेजर वो गैसेस हैं जो हमें एटमॉस्फेयर के अंदर दिखाई देती हैं एज अ कंपोनेंट। ठीक है, अब इन गैसेस में सबसे पहले हम आते हैं कुछ सोर्सेस के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर अगर आप सोर्स देखेंगे तो नाइट्रोजन इस पूरी धरती के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू आती है, जिसमें आप एक तो इसकी फॉर्म्स देखते हैं। फॉर्म ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में भी है, ये एलिमेंटल नाइट्रोजन के रूप में भी आपको दिखाई देगी, एलिमेंटल नाइट्रोजन के रूप में भी दिखाई देगी, जिसको आप N2 लिख देते हैं, है ना। और उसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड के रूप में भी हमें दिखाई देता है।
नाइट्रिक एसिड के रूप में भी दिखाई देता है। जब भी आप डीकंपोजिशन देखते हैं, डीकंपोजिशन होता है या डीकंपोजिशन होता है, तब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आती है। उसके साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू भी नाइट्रोजन इज कमिंग टू द एटमॉस्फेयर। वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू भी नाइट्रोजन इज कमिंग टू द एटमॉस्फेयर। एंड लार्जली अगर हम बात करें, नाइट्रोजन जो है इज द पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो है ये पार्ट है किसका? नाइट्रोजन साइकिल का, पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, जहां पे नाइट्रोजन जो है यूज की जाती है, नाइट्रोजन जो है वो यूज की जाती है बाय दी प्लांट्स, बाय द प्लांट्स। और इस प्रोसेस को आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए। एंड देन वी सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ऑक्सीजन का जो यूज है दैट इज बीइंग डन फॉर आवर ब्रीदिंग पर्पसेस, राइट? सो लाइफ के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, बी इट इज प्लांट और एनिमल। ठीक है, इन दोनों के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड इज कंबशन। कोई भी किसी भी तरीके का कंबशन ऑक्सीजन के विदाउट पॉसिबल नहीं है। इफ वी वांट टू डू द कंबशन देन इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। so this is primarily the aspect of nitrogen and oxygen. Then coming to carbon dioxide, water vapor and ozone. जब आर्गन की बात आती है तो ऑर्गन इज एन इनर्ट गैस, ये एक इनर्ट गैस है। और इनर्ट के साथ साथ ऑर्गन जो रेडियो एक्टिव डिके है उसकी वजह से, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से इट कम्स इनटू द एटमॉस्फेयर। रेडियो एक्टिव डिके की वजह से ये एटमॉस्फेयर के अंदर इसका आगमन होता है। अब आती है बारी कार्बन डाइऑक्साइड की, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तब सबसे पहले अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी इन्वायरमेंट की सीरीज है उसके अंदर मैंने आपको कार्बन साइकिल भी बताया था। और उसमें आपको एक बात बोली थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ये एक वेरिएबल गैस है, और वेरिएबल गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, इसका अमाउंट कितना है पहले तो ये समझें, 300 ppm। बट हुआ ये कि मोना लोआ, हवाई के अंदर, हवाई आइलैंड पे मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी स्टेब्लिश की गई। मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी, मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी स्टेब्लिश की गई। जो ये ऑब्जर्वेटरी है, इस ऑब्जर्वेटरी को स्टेब्लिश किया कीलिंग एंड कीलिंग, ये दो फादर एंड सन डुओ है, फादर सन डुओ कीलिंग ने। इन्होंने वहां पे जाके क्या किया, इन्होंने वहां पे जाके ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक कर्व तैयार किया। जहां पे ये ऑब्जर्वेटरी क्या मेजर कर रही है, ये ऑब्जर्वेटरी मेजर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, मेजर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इसमें इनको पता लगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम बात करें 1850s के दौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन था 300 ppm। बट जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जो फॉसिल फ्यूल हैं इनकी बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, वेहिकुलर एमिशन से, वेहिकुलर एमिशन से, एंड उसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल बर्निंग, वेहिकुलर एमिशन, देन थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, अमाउंट इंक्रीज हुआ। CO2 जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज की गई, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज की गई। और जब इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया गया तब अब इसका कंसंट्रेशन प्रेजेंट डे के हिसाब से देखें तो इसका कंसंट्रेशन जो हो गया है दैट इज अराउंड 419 ppm। और ये शो करता है, दिस कर्व इज समथिंग वी कॉल एज कीलिंग कर्व, दिस इज टर्म्ड एज कीलिंग कर्व, कीलिंग कर्व बोला जाता है, इसे बोला जाता है कीलिंग कर्व। ठीक है,
ये बात हो गई, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कीलिंग कर्व हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें पता लगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, पिछले इन्वायरमेंट के लेक्चर में जब आप क्लाइमेट चेंज का पहला लेक्चर इन्वायरमेंट का देखेंगे तब आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट एग्जैक्टली द ग्रीन हाउस और ग्लास हाउस इफेक्ट इज। वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संभव सीरीज, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज बेसिक का वो चैप्टर है, ठीक है, वहां आप देख लीजिएगा। इसकी वजह से मुझे पता लगता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी पढ़ लिया। अब जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा तो अब हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, दैट इज सेकेंड गैस। वी कॉल दिस गैस एज वाटर वेपर। अब जब हम वाटर वेपर को पढ़ना जा रहे हैं तब समझते हैं क्या है वाटर वेपर। वाटर वेपर, वाटर वेपर जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस भी है, वो वेरिएबल गैस भी है और एक ग्रीन हाउस गैस भी है। इसी वजह से जब भी आप ह्यूमिडिटी पाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उस दिन थोड़ा ज्यादा गर्मी लगती है। और आपने मोबाइल में भी देखा होगा टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 38। जो वो फील्स लाइक कंपोनेंट है, तो ये जो वाटर वेपर है ये मैं यहां पे लिख देता हूं, फील्स लाइक कंपोनेंट जो है वो वाटर वेपर की वजह से ही आता है, क्योंकि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम वाटर वेपर का कंसंट्रेशन देखें तो 90% जो वाटर वेपर है अराउंड 5 किलोमीटर के एटमॉस्फेरिक लेयर में ही खत्म हो जाता है। एटमॉस्फेरिक लेयर कितना है? 5 किलोमीटर, और वहां पे 90% का जो वाटर वेपर है वो समाहित होता है। और इसी वजह से वाटर वेपर को देखें तो अगर ये वेरिएबल गैस है, अगर ये वेरिएबल गैस है तो इसके वेरिएशन को जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि इसका वेरिएशन कैसा होगा। सबसे पहले वाटर वेपर के हम लैटिट्यूडिनल वेरिएशन को देखते हैं, लैटिट्यूडिनल वेरिएशन को देखते हैं एंड देन वी विल सी दी देन वी विल सी दी एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन। एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरिएशन होगा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन भी हम इसमें देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से ये बॉक्स हटा देते हैं ताकि हम आसानी से इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट को पढ़ सकें। देखें, सीजनल वेरिएशन, लैटिट्यूडिनल वेरिएशन में देखा जाता है, अगर आप मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ पे, और फिर वापस नीचे ले आएंगे, अगर ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ पे इक्वेटर से अगर आप चलना शुरू करते हैं और आप पोल्स तक पहुंचते हैं, दीज आर पोल्स एंड दिस इज इक्वेटर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वाटर वेपर का अमाउंट है इट डिक्रीजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो जनरली ऐसा देखा जाता है, यहां पे आपने लिखना है जनरली, इन जनरल water vapor decreases with increase in latitude, with increase in latitude। यानी कि इक्वेटर से पोल की ओर अगर जाएंगे, इक्वेटर से पोल की ओर अगर आप जाएंगे तो वाटर वेपर क्या होगा? डिक्रीज होगा, वाटर वेपर डिक्रीज होगा। बट बट मिनिमम वाटर वेपर, ये आपको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, मिनिमम वाटर वेपर इज फाउंड एट सब ट्रॉपिक्स। ये जो सब ट्रॉपिक्स है, सब ट्रॉपिक्स का मतलब यह है अराउंड 30-35 डिग्री लैटिट्यूड जो है, यहां पे आपको मिनिमम वाटर वेपर का प्रेजेंस दिखाई देगा। सो दिस इज वन थिंग दैट यू विल रिमेंबर। सेकंड हियर इज द एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन। आप अगर मान लीजिए यहां पे किसी भी पहाड़ पे हैं, तो व्हेन यू आर मूविंग अप इन एनी एल्टीट्यूड, पहाड़ के जो बेस है यहां पे वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है और यहां पे वाटर वेपर का अमाउंट कम है। तो एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है
तो वाटर वेपर डिक्रीज होता है। एंड थर्ड इज द सीजनल वेरिएशन। जब आप समर्स देखेंगे तो समर्स के अंदर, समर्स में वाटर वेपर जो है उसका अमाउंट ज्यादा है। विंटर्स आपको देखते हैं ना, अभी विंटर्स चल रही हैं तो बड़ा ही ड्राइनेस है। ड्राइनेस का मतलब वाटर वेपर का अमाउंट कम है। So this is the entire information related to the water vapor. So what we can realize out of this is, yes, water vapor is a variable gas. If it is a variable gas, what is the variation? Variation is latitudinal. Variation is altitudinal. Variation is seasonal. Latitude में बस एक चीज यहां पे आपको याद रखनी है, इसको आप थिंग्स टू रिमेंबर में डाल लें और मैं इसको लेटर ऑन स्टेज में एक्सप्लेन भी करूंगा आने वाली क्लासेस में। राइट, थिंग्स टू रिमेंबर में डालें। Now, we are going to talk about the other gases as well as the other part of the composition of atmosphere. Other gases में जैसा कि मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है कि we have seen the gases like argon, जो कि एक इनर्ट गैस है। बाकी की जो गैसेस हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड हीलियम, these gases are termed as trace gases. Why trace gases? Because their amount in the atmosphere is relatively lower. तो हमने अब ऑलमोस्ट दो भाग देख लिए हैं हमारे कॉम्पोजिशन के। वन इज द गैसेस एंड सेकेंड पार्ट वी हैव सीन हेयर इन द फॉर्म ऑफ, वी हैव सीन हेयर इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर। ये रहा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जब हम कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, composition of atmosphere is consisting of gases. We are done with it. Composition of atmosphere is having water vapor. Done with it. Next is the aerosols. अब हम aerosols की जब बात करते हैं, what are these aerosols? देखें, aerosols क्या होता है? Aerosols are, aerosols जो हैं, aerosols जो हैं, they are the suspended particles. Aerosols जो हैं, ये suspended particles होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन दी एटमॉस्फेयर, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हम एरोसोल्स कह सकते हैं। ये जो एरोसोल्स हैं, these aerosols sometimes are also named as particulate matter, जिसकी बहुत सारी बार आजकल आप अपने सराउंडिंग में चर्चा देखेंगे कि पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है। PM 2.5, PM 10, बेसिकली जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है इसके अंदर बहुत सारी छोटी 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 जो पार्टिकल्स हैं वो तैर रहे हैं। नहीं, नीचे नहीं है, तैर रहे हैं। These all suspended particles are termed as aerosols. इसीलिए suspended word use किया गया है। These are suspended in the atmosphere. They are floating in the atmosphere. Suspended को एक चीज और भी लिख सकते हैं, they are floating in the atmosphere. They are suspended particles. Now, when we talk about these suspended particles, they are termed as aerosols and they are the particulate matter. These aerosols are of two types. ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। नेचुरल भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हैं। नेचुरल की बात करता हूं अगर मैं, नेचुरल की बात अगर मैं करूं तब मुझे ये समझ में आता है कि नेचुरल में आप जैसे देखें सॉल्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, राइट। उसके साथ हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी हमें दिखाई देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आपको पोलन ग्रेन्स के रूप में दिखाई देंगे। जो पोलेन्स हैं उनको भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब जो वोल्केनिक डस्ट निकलती है दैट इज ऑल्सो नेचुरल। वोल्केनिक डस्ट जो है वो भी नेचुरल है। उसके साथ व्हेन इट कम्स टू द एंथ्रोपोजेनिक पार्ट, इन एंथ्रोपोजेनिक पार्ट वी सी द एस्पेक्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सूट। इंडस्ट्रियल सूट का मतलब जब भी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके अंदर आपको दिखाई देगा ब्लैक कार्बन, इसके अंदर आपको दिखाई देगा ब्राउन कार्बन, है ना, ब्राउन कार्बन। इन सबको हम इंडस्ट्रियल सूट के नाम से जानते हैं, ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन। ये एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में, वो ये है, चलो इसको
इधर ले जाते हैं और यहां से शुरुआत करते हैं। मेरे मन में जो सवाल आया वो ये कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। सिग्निफिकेंस के रूप में बहुत लार्ज स्केल पे सिग्निफिकेंस इसका देखा जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिग्निफिकेंस में सबसे पहले हम पॉजिटिव सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। पॉजिटिव सिग्निफिकेंस जब हम देखते हैं इन एरोसोल्स का, तब हमें यह समझ में आता है, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस के अंदर हमें यह समझ में आता है, मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस को बहुत गर्म कर दिया, ये प्रोसेस बहुत सुनना आराम से। इस सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। यहां पे इसके सराउंडिंग में जो भी हवा थी इसके सराउंडिंग में, विल इट गेट वार्म्ड अप? यस सर, ये भी गर्म हो जाएगी। सर गर्म चीज भारी होती है या हल्की होती है? सर ऐसा होता है कि जैसे 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 दूध है उसको गर्म करते हैं तो वो हल्का हो जाता है ना, तो उसके अंदर क्या आता है, उबाल आता है, वो बाहर ऊपर की ओर उठता है। वैसे ही जब चीजें गर्म होती हैं वो हल्की होती हैं, और हल्की चीजें हमेशा ऊपर की ओर उठने लगती हैं। ये जो हवा है ये ऊपर की ओर उठने लगेगी, ये हवा ऊपर की ओर उठने लगेगी। और हवा के अंदर क्या आपको लगता नहीं वाटर वेपर होता है? बिल्कुल सही बात है सर, वाटर वेपर होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल सर वाटर वेपर के भी हवा के अंदर मौजूद हैं। ये वाटर वेपर है सर हवा में। और हवा में सर एरोसोल भी हैं। जी हाँ सर, हवा में एरोसोल भी हैं, ये येलो वाले एरोसोल्स हैं। अब क्या हुआ, जब ये हवा ऊपर उठेगी, आपसे सवाल ये है दिल्ली को देखें या शिमला को, दोनों को देखेंगे तो टेम्परेचर कम कहां पे होगा? सर शिमला में। क्यों सर? सर हाइट ज्यादा है ना, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो क्या ये हवा जब ऊपर राइज करेगी, क्या ये हवा जब राइज करेगी इसका टेम्परेचर कम होगा? बिल्कुल सही बात है सर, ये पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम होगा। तो जो वाटर वेपर होगा, अगर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वाटर वेपर का अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हमने बचपन में जाना था, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है बच्चा, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट में। वाटर वेपर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। अब अगर ये बात है वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो सर फिर एरोसोल की क्या जरूरत है? देखिए, जो ये छोटे छोटे मैं इसको वाटर वेपर के रूप में बताता हूं। ये जो छोटे छोटे वाटर वेपर हैं, जब प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होता है, इनको एक रेस्टिंग प्लेस चाहिए, इनको एक रेस्टिंग प्लेस चाहिए जिसके ऊपर ये कंडेंसेशन होगा। यानी कि जब ये कंडेंस होने वाला होगा, तब कंडेंस होने के लिए इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, जिनके सराउंडिंग में धीरे धीरे ये कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। और ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ के फिर फाइनली क्या बनाएंगे बच्चा? ये जब आपस में जुड़ जाते हैं तब इनको क्या बोलते हैं? क्लाउड्स बोलते हैं। यानी कि प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन पॉजिटिव रूप में देखें तो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए इन एरोसोल का होना जरूरी है। अगर ये एरोसोल ना होना तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक बात तो ये हुई। इसके अलावा नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव में हम जानते हैं कि अगर कोई भी ब्लैक चीज है, तो ब्लैक जो चीज है वो एब्जॉर्ब करती है बहुत ज्यादा, एब्जॉर्ब्स मोर, इट एब्जॉर्ब्स मोर। और अगर ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन करती है तो क्या अर्थ के ऊपर हीटिंग बढ़ जाएगी? बिल्कुल सही बात है सर, हीटिंग इंक्रीज हो जाएगा। और सर ये एक पोल्यूटेंट के रूप में भी काम करता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई देंगे, तब इन छोटे पार्टिकल्स के कारण जब ये सारे पार्टिकल्स हम इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जाने लगेंगे। जब ये बॉडी के अंदर जाएंगे तो लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बिकम अ पोल्यूटेंट। तो एरोसोल की ये पूरी कहानी है, इसका सिग्निफिकेंस है, होते क्या है। और जो ये एरोसोल्स क्लाउड फॉर्मेशन में काम आते हैं, इन्हें एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई।
ये किसके रूप में काम करते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में काम करते हैं। तो यू कैन राइट इट इन दिस मैनर। ठीक है, तो नाउ वी आर डन विद द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जहां पे हमने कॉम्पोजिशन में गैसेस, परमानेंट, वेरिएबल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इन सबको देखा। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये कीलिंग कर्व की बात की। वाटर वेपर का वेरिएशन देखा। वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, बट एक बात याद रखना यहां पे, वाटर वेपर ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती है क्योंकि वाटर वेपर इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जिस दिन तुम्हें लगेगा ना पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तुम्हें ऐसा लगेगा सर ये तो ग्लोबल वार्मिंग कर देगी, नहीं। बट जब पानी ज्यादा हो जाता है तो बारिशें हो जाती है ना, तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट होने के कारण वाटर वेपर का जो रेजिडेंस टाइम है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कम है। रेजिडेंस टाइम भी कम है, इस वजह से वी कॉल इट एज we call it as we call it as a greenhouse gas but do not have global warming potential. This is all about the composition. तो composition के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एस्पेक्ट की ओर, that is the structure of atmosphere. अब हम पढ़ते हैं structure of atmosphere. जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तब इस एटमॉस्फेयर को हम इसका एक क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज द थर्मल क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज दिस क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज थर्मल क्लासिफिकेशन। आई नहीं सीधी बन पा रही है, बताइए। दिस इज द थर्मल क्लासिफिकेशन। थर्मल क्लासिफिकेशन, थर्मल क्लासिफिकेशन के अंदर हम सबसे पहले एक चीज जानेंगे, वो क्या है। देखिए, पहली जो लेयर है, अब मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं इसी स्लाइड में देने की कोशिश करूंगा ताकि सब कुछ आपका यहीं कवर हो जाए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? मान लीजिए दिस इज आवर प्लेनेट अर्थ, राइट? तो थोड़ा सा गोल बना ही देते हैं, दिक्कत है हमारे लिए। अगर ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, तो इस अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लेयर है, दिस फर्स्ट लेयर इज समथिंग वी कॉल एज द ट्रोपोस्फेयर। ये जो फर्स्ट लेयर है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, या इसको ऐसे लिख दें, ट्रोपोस्फेयर इज लोएस्ट एंड most important layer of the atmosphere, most important layer of atmosphere. Now somebody will ask me, sir ऐसा क्यों, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितने भी वेदर फिनोमिना हैं, ऑल वेदर फिनोमिनन, वेदर फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। सारे वेदर फिनोमिना, चाहे वो ड्यू है, चाहे वो ड्यू है, चाहे वो फ्रॉस्ट है, चाहे वो फॉग है, ड्यू, फॉग, क्लाउड, फ्रॉस्ट, ड्यू, फॉग, क्लाउड, फ्रॉस्ट, ये सब का सब कहां होता है? ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। कुछ क्लाउड्स हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं, बट लार्जली सारे क्लाउड ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर द थिकनेस, अब देखो थिकनेस जो है, थिकनेस इज हाईएस्ट ओवर इक्वेटर, हाईएस्ट ओवर इक्वेटर and lowest and lowest over poles। अब ऐसा क्यों है उसको समझते हैं, लोएस्ट ओवर पोल्स, ऐसा क्यों है उसको समझते। चलिए, होता क्या है, जो ये ट्रोपोस्फेयर है, जब आप इक्वेटर देखेंगे तो इक्वेटर के ऊपर जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। इक्वेटर एक ऐसा रीजन है जहां पे सनलाइट
पूरे साल भर बहुत ज्यादा रिसीव होता है। इक्वेटर पे सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल ज्यादा सनलाइट, आप जानते भी हैं ये। और इक्वेटर पे अगर सनलाइट ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा रहती है। जब गर्मी ज्यादा रहती है तो हवा हल्की रहती है। तो जो यहां पे इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो एयर है, दैट एयर इज एक्सपेंडेड, वो एक्सपेंडेड है। क्यों हवा एक्सपेंड की हुई है? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। जबकि पोल्स पे, जबकि पोल्स की अगर हम बात करें तब टेम्परेचर क्या है, कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो यहां पे एयर जो है वो कंपैरेटिवली कॉन्ट्रैक्टेड है। और एयर अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तब आप ये चीज समझ सकते हैं कि यहां पे जो थिकनेस है वो क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी, थिकनेस कम होगी। तो ये ऐसा देखा जाता है, यहां पे इट इज अराउंड 16 किलोमीटर एंड हेयर इट इज अराउंड 8 किलोमीटर्स। तो पोल पे ये अराउंड 8 किलोमीटर है, और पोल पे ये अराउंड 8 किलोमीटर है, एंड इक्वेटर पे इट इज अराउंड 16 किलोमीटर। दिस इज वन थिंग दैट यू विल रिमेंबर रिलेटेड टू दी ट्रोपोस्फेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ यू विल सी ट्रोपोस्फेयर इन अ मैनर कि ये जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। अब इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन है उसको भी देखते हैं। राइट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ट्रोपोस्फेयर की और जो है वो बात करें। ट्रोपोस्फेयर के अंदर, यहां पे मैं वापस लिख देता हूं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता क्या है? द नेक्स्ट पॉइंट इज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। और अभी आपने देखा भी हमारे साथ कि अगर आप किसी भी पहाड़ पे जाते हैं और आप यहां पे इस तरीके से देखें तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और इस लेवल पे जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कम दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ कारण हैं। वो कारण क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। कारण ये है कि जब भी मान लीजिए ये मेरा सरफेस है, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग कि अगर ये मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर में जो सन की रेज आती हैं, जो सन की रेज आती हैं, वो हमेशा हमेशा सरफेस को गर्म करती हैं। जब ये सरफेस गर्म हो जाता है ना, इससे टकराने के बाद ये रेज वापस जाती हैं, इससे टकराने के बाद ये रेज वापस जाती हैं। ठीक है, रेज वापस जाती हैं। देन फिर जाके ये एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, वार्म करती हैं। मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर ये बात आप याद रखेंगे हमेशा, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब जो ये सरफेस रेडिएशन है, फ्रॉम सरफेस, और यू कैन से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनसे गर्म होता है। अब आप इसको ये माने कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रहा है किससे, इससे। और ये इसको आप हीटर मान लें। तो जैसे जैसे आप हीटर से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता रहेगा बच्चा, कम होता रहेगा। तो इस वजह से एल्टीट्यूड इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दूसरा ये भी है कि डेंसिटी ऑफ गैसेस, जो डेंसिटी है गैसेस की, डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मैक्सिमम, नियर सरफेस। और जब गैसेस ज्यादा होंगी, आप खुद सोचो, यहां पे अगर गैसेस का अमाउंट ज्यादा होगा, ज्यादा गैसेस का अमाउंट होगा, तो क्या ये ज्यादा हीट ट्रैप करेंगे? बिल्कुल सही बात है सर, ये ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे हीट कंपैरेटिवली कम होती जाती है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। इस चीज को अगर आप समझे तो इसे टेक्निकल टर्म के अंदर बोला जाता है लैप्स रेट। दिस इज टर्म्ड एज लैप्स रेट। और इसको हम या तो नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, या इसे हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। अब एक बात बताओ, जब मैं बोल रहा हूं एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, इक्वेटर पे अगर 16 किलोमीटर जा रहा हूं और पोल पे सिर्फ 8 किलोमीटर,
तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू एवरीवन इज, ये वाला पॉइंट ए है, यानी कि एकदम ट्रोपोस्फेयर का एंड, यहां पे इस ट्रोपोस्फेयर का एंड बी, जो टेम्परेचर है वो ए पे ज्यादा होगा या बी पे? दुनिया को लगता है कि इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सरफेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रोपोस्फेयर का एंड। तो एंड पे आप देखेंगे 16 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। हर किलोमीटर पे टेम्परेचर कम होता रहता है, 6-6.5 डिग्री सेल्सियस बदलता है, बट ठीक है, आप जनरली मान के चले 5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कम होता है। तो एक तो 16 किलोमीटर गए, एक 8 किलोमीटर गए, ज्यादा कम कहां हुआ? 16 किलोमीटर पे ज्यादा कम हुआ, यानी कि टेम्परेचर एट बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट ए। जो ए का टेम्परेचर है वो बी से बहुत ही कम होगा और बी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। दिस इज द आइडिया ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, थिकनेस ज्यादा है, और पोल पे क्यों कम है, क्यों ज्यादा है। देन वी हैव सीन एल्टीट्यूड इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज करता है। देन वी हैव सीन लैप्स रेट इसे बोला जाता है। डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मैक्सिमम नियर द सरफेस, ये भी हमने देख लिया, इस वजह से है। और तीसरा इसका एक कारण और भी है, वो ये है कि वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, आपने देखा ना, वाटर वेपर डिक्रीज होता है। और अगर वाटर वेपर डिक्रीज होगा तब आप समझ सकते हैं कि जो ट्रैपिंग होगी वो भी डिक्रीज होगी, इसी वजह से टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एज फार एज ट्रोपोस्फेयर इज कंसर्न। नाउ द एंड पॉइंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। अब हम एक चीज देखें, जो एंड पॉइंट है जो ट्रोपोस्फेयर का है, एंड जहां पे होता है उस एंड को बोला जाता है कि ट्रोपोस्फेयर हो गया पोज, ट्रोपोपॉज। क्या हो गया? ट्रोपोपॉज बोला गया। और अगर यहां पे सारे बादल बन रहे हैं, अगर ट्रोपोस्फेयर के अंदर सारे क्लाउड्स हैं, तो क्या एयर जो है, एयरप्लेन्स जो हैं वो यहां उड़ेंगे? नहीं सर, एयरप्लेन्स यहां पे नहीं उड़ेंगे, किसी भी हाल में फ्लाई जोन ये नहीं रहेगा, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये उड़ेंगे। सर इसका कुछ टेम्परेचर का ग्राफ भी बना सकते हैं? बिल्कुल सही बात है सर, बना सकते हैं। मान लीजिए दिस इज the altitude, here we have seen the altitude increases, or here we have seen the temperature which is increasing in this side, decreasing this side. तो क्या मैं कह सकता हूं, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, the altitude increases, the temperature will decrease, temperature will decrease. तो यहां से हमें पता लगा एल्टीट्यूड इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, बट एक समय पे जाने के बाद, एक समय पे जाने के बाद you will realize this temperature is going to become the constant, और इस लेयर को बोला जाएगा ट्रोपोपॉज। इसे बोला जाएगा ट्रोपोपॉज। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने ट्रोपोस्फेयर को भी पढ़ लिया। इसके बाद आता है अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर देखें, स्ट्रेटोस्फेयर जो है, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। ये जो है, ये है हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। प्राइमरी थिंग इज दिस लेयर कंटेन्स, दिस लेयर कंटेन्स ओजोन। तो इसके अंदर कुछ भाग ऐसा होता है जिसके जिसे हम ओजोनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर का मतलब है the ozone is present in this layer which protects us, which protects which protects us from harmful UV radiation, protects us from harmful UV radiations। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उनसे हमें ये बचाती हैं, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें बचाती हैं। इसे ओजोनोस्फेयर कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है,
temperature increases with increase in altitude. So basically we say in this, altitude increases and temperature decreases. जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली बात यहां पे हमें यह समझना है कि ओजोन लेयर जो है, एब्जॉर्ब करती है एब्जॉर्ब्स डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम सन। और सन की डायरेक्ट रेडिएशन एनर्जेटिक है, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम सन, ठीक है। इसीलिए इसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पाते हैं। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे पहला ग्राफ जो था दैट वाज शोइंग इन दिस मैनर, ये ट्रोपोस्फेयर है, दिस इज ट्रोपोपॉज, एंड आफ्टर ट्रोपोपॉज अगेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज। so this layer would be termed as स्ट्रेटोस्फेयर। ये कौन सी लेयर होगी? स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर होगी। एंड दिस इज द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब इसके साथ साथ एक चीज और है, इस लेयर के अंदर क्लाउड्स आर जनरली एब्सेंट। क्लाउड्स आर generally absent, but some high clouds can also be formed here, बस cirrus क्लाउड बोलते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये पता लग गया। जो ओजोन हमें इस लेयर में ओजोनोस्फेयर जो है, इस ओजोन को हम गुड ओजोन की संज्ञा देते हैं। दिस ओजोन इज टर्म्ड एज गुड ओजोन। इसे हम किसकी संज्ञा देते हैं? गुड ओजोन की संज्ञा देते हैं। अब एक बार यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ओजोन लेयर के बारे में कुछ बताना भी चाहता हूं। ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं, बाउंड्री है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वाटर वेपर, एरोसोल पार्टिकल्स हैं, डेप्थ और इसका वेरिएशन हमने देख लिया। स्ट्रेटोस्फेयर पे आते हैं अब हम, फिर आए स्ट्रेटोस्फेयर पे, ये रहा स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोपॉज, derive its name from stratum यानी कि स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड स्टेट विद मिनिमम वर्टिकल मिक्सिंग। यहां पे वर्टिकल मिक्सिंग नहीं है, ठीक है। ये कहां शुरू होता है? जहां पे टर्बुलेंस खत्म हो जाते हैं और स्टेगनेंट सा बिहेवियर आपको दिखाई देगा। 10 किलोमीटर से स्टार्ट होता है एंड अबव द अर्थ सरफेस इन रीजन्स विद मॉडरेट लैटिट्यूड्स। कन्वर्सली इट्स अपर लिमिट इज टिपिकली 50 किलोमीटर्स। तो इसकी अपर लिमिट है 50 किलोमीटर। इसके अंदर आपको स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। देन सोर्स ऑफ हीट, सबसे पहली द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। देन विंड पैटर्न में बात करेंगे तो इस लेयर के अंदर मिनिमल कन्वेक्शन एंड मिक्सिंग है, इसके अंदर कुछ ज्यादा मिक्सिंग हमें नहीं दिखाई देगी। एविएशन यहां पे होता है जनरली, ठीक है। उसके साथ ओजोन लेयर एंड अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन, लिमिटेड मिक्सिंग एंड क्लाउड फॉर्मेशन। कुछ क्लाउड्स हैं जो यहां पे बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो कि यहां पे बनते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ वर्टिकल कन्वेक्शन, ठीक है। ये समझ में आने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं जो आपको याद रखनी है, जिसको हम लेटर ऑन स्टेज पे समझेंगे भी। देखें, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, इन क्लाउड्स को पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के नाम से जाना जाता है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है। और ये फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ ड्यूरिंग
द इवेंट ऑफ, अभी तो आपको याद रखना है क्योंकि बाद में ये सारी चीजें आएंगी तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इवेंट ऑफ पोलार वॉर्टेक्स, जेट स्ट्रीम कराऊंगा तो पोलार वॉर्टेक्स भी बताऊंगा। ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ पोलार वॉर्टेक्स, जब पोलार वॉर्टेक्स होते हैं तब पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। एंड यही क्लाउड जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन। चलिए अभी नहीं बात करते, इसको थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ यहां पे आप देखेंगे वेरी लेस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज सीन हेयर, एयर इज सीन। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस जो है इसकी है अराउंड, थिकनेस फ्रॉम 10 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स देखी जाती है। एंड हेयर आई हैव टोल्ड यू टेम्परेचर, एल्टीट्यूड इंक्रीज, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है बच्चा, इसमें डिक्रीज, इसके अंदर भी एल्टीट्यूड इंक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो प्लीज मेक श्योर ये एक बार चेंज कर लीजिएगा, एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है क्योंकि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये शायद गलती से निकल गया होगा, ह्यूमंस हैं, एरर तो हो ही सकता है मतलब, बट ठीक है, डन होना नहीं चाहिए। एनीवेज हो गया। चले, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आती है ओजोन की। ओजोन को मैं इस तरीके से देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। ओजोन जो है वो एक ऐसी गैस है जो कि हमें दो भागों में दिखाई देती है। वन टाइप ऑफ ओजोन विच वी सी इन द ट्रोपोस्फेयर एंड second type of ozone which we find in stratosphere, which we find in stratosphere। ठीक है, जो ओजोन हमें, जो ओजोन हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, इस ओजोन को, जो ओजोन हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, इस ओजोन को बैड ओजोन के नाम से जाना जाता है। एंड द ओजोन which we see in the stratosphere, it is termed as good ozone, it is termed as good ozone। ये बैड ओजोन इसलिए है क्योंकि ये एक हार्मफुल पोल्यूटेंट के रूप में काम करती है। दिस एक्ट एज अ पोल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर। कैसे पोल्यूटेंट है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। जो हमारा पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, उस पेट्रोल इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर जो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल जो यूज किया जाता है, उसके अंदर कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि जाइलीन, टोलुइन, है ना, ये सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉक्स इज नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में वेहिकुलर एमिशन से रिलीज होती है, स्पेसिफिकली फ्रॉम डीजल इंजन। इसके कारण एक कंपाउंड बनता है जिसे बोला जाता है परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। दिस इज टर्म्ड एज परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। एंड ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग वी कॉल एज फोटोकेमिकल स्मॉग। अब समझ में आएगा कि भाई साहब गर्मियों के दिनों में भी जो पोल्यूशन होता है वो कौन सा है, दैट इज फोटोकेमिकल स्मॉग। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है मेरे दोस्तों। और ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तब इसके अंदर जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसे हम समर स्मॉग के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लॉस एंजलिस एलए स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल आया। उस प्रोटोकॉल को बोला जाता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को, या इसको इस तरीके से ले जाएं, बैड ओजोन को ट्रीट करने के लिए वी हैव वन प्रोटोकॉल दैट इज गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है जो इसको ट्रीट करता है। ठीक है, चलिए अब आ जाएं हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन पे। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को गुड ओजोन किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल यूवी
रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन। अब ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने वाली ओजोन है। कैसे करती है? ओजोन लेयर के अंदर, ओजोन लेयर के अंदर अगर हम देखें क्या होता है, उससे हमें समझ में आएगा। ओजोन लेयर का एक नेचुरल फॉर्मेशन है और एक नेचुरल डिस्ट्रक्शन भी है। नेचुरल डिस्ट्रक्शन भी है। नेचुरल फॉर्मेशन एंड नेचुरल डिस्ट्रक्शन। देखिए क्या होता है। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं नेचुरल फॉर्मेशन की, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, इसके ऊपर आके जब यूवी रेडिएशन पड़ती है, देन इट डिसोसिएट्स इनटू फ्री रेडिकल ऑक्सीजन। दो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। और बाकी की जो बची हुई ऑक्सीजन है, इन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? ओजोन का फॉर्मेशन करना शुरू करती है। ओजोन का फॉर्मेशन करना शुरू करती है। साइमल्टेनियसली कुछ भाग इसके कारण कुछ एक लेयर का डेवलपमेंट हो गया, बट कुछ कुछ ओजोन, सम ऑफ द ओजोन, नेचुरल डिस्ट्रक्शन जो है ये स्लो है ना, ये स्लो है। कुछ कुछ ओजोन ऐसी है जो कि आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर हार्मफुल यूवी रेडिएशन पड़ेंगी तो ये O2 प्लस O में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट फाइनली O2 प्लस O वापिस किस में बन जाता है? ओजोन में बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया के चलते रहने के कारण, इसी प्रक्रिया के चलते रहने के कारण यहां पे एक ओजोन की लेयर है जिसको डॉप्सन यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। डॉप्सन यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। फेयर इनफ। व्हाट हैपेंस इज, अब अगर हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया, तो दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज गोइंग टू प्रोवाइड फ्री क्लोरीन रेडिकल। ये फ्री क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ओजोन के फॉर्मेशन को रोक देगा। कैसे? इट विल फॉर्म ClO, इट विल फॉर्म ClO2 एंड देन अगेन इट विल रिलीज एज क्लोरीन। यानी कि एक क्लोरीन का रेडिकल जब इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ClO बनाया, ClO जब इसके साथ रिएक्ट किया ClO2 बनाया, फिर वापस क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज हो गया। इसका मतलब यह है कि लार्ज स्केल पे ओजोन का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। इसको हमने एनवायरनमेंट के सेगमेंट में समझा भी है। और जब भी आप पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स देखेंगे तब उनमें भी ओजोन के डिस्ट्रक्शन को, ओजोन को डिस्ट्रक्ट करने का बहुत लार्ज स्केल पे पोटेंशियल होता है। तो दिस इज अबाउट द ओजोन लेयर। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल आया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। एंड दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू बीइंग इन 1987। 1987, ठीक है। चले ध्यान रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी की जो लेयर्स हैं जैसे कि मेसोस्फेयर, एंड देन वी हैव इज द थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर। चलें, अब तो बहुत आसान आसान सा काम है, हो गया है मेजर काम तो डन। मेसोस्फेयर की जब बात आती है, ये ऐसी लेयर है जहां पे अगेन अगेन with increase in altitude, with increase in altitude, temperature decreases. This is the coldest layer of atmosphere. कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर 80 किलोमीटर तक ये अराउंड जाती है और कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। इसी के अंदर ड्यू टू फ्रिक्शन जितने भी मीटियोराइट्स हैं, मीटियोराइट्स जो हैं, मीटियोराइट्स burn in this layer, burn in this layer, burn in this layer. So this is what we call as mesosphere. तो चलें अब इसको फटाफट खत्म करते हैं हमारे ड्राफ्ट से, देखते हैं व्हाट इज मेसोस्फेयर। ये रहा हमारा मेसोस्फेयर। अगेन मेसोस्फेयर के अंदर ग्रीक वर्ड मेसो मतलब मिडिल,
डेप्थ देखें तो ये 50 किलोमीटर से एक्सटेंड करती है अप टू 80 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर अगेन यू कैन सी हियर विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज व्हेन द एल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग। द डिमार्केशन बिटवीन मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर इज नोन एज मेसोपोज, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटोपोज इज सिचुएटेड एट दी, ये जो है इसका लोअर मोस्ट पार्ट है दैट इज स्ट्रेटोपोज और अपर मोस्ट पार्ट इज मेसोपोज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर विद इन मेसोस्फेयर इज द कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेम्परेचर ड्रॉप, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, फेयर इनफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें मीटियोर्स एंड शूटिंग स्टार्स, आई हैव टोल्ड यू, इसीलिए इसका रोल क्या है, एक प्रोटेक्टिव रोल के रूप में देखा जाता है। अब आता है अगला लेयर दैट इज थर्मोस्फेयर। तो नेक्स्ट इज द थर्मोस्फेयर, जो कि हम यहां पे देखने वाले हैं। Then we have is the thermosphere. थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के अंदर हम देखें अगेन इन दिस लेयर, नाउ अब दूर जाते जा रहे हैं हम अर्थ के सरफेस से और सन के करीब पहुंचते जाते हैं। तो एल्टीट्यूड इंक्रीज होने पे इन दिस लेयर ऑल्सो, इन दिस लेयर ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हेन एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। इसकी वजह से इसी लेयर के अंदर आपको आयनोस्फेयर का प्रेजेंस भी दिखाई देगा। और जब आयनोस्फेयर देखेंगे तब इसी आयनोस्फेयर में पहली क्लास के अंदर हमने ऑरोरा जैसे इवेंट्स देखे थे, वो दिखाई देते हैं। ऑरोरा जैसे इवेंट्स दिखाई देते हैं, आयंस का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस हमें दिखाई देंगे इस लेयर के अंदर। दिस इज द थर्मोस्फेयर। तो आ जाओ वापस यहां पे, थर्मोस्फेयर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे द अपर थर्मोस्फेयर, जिसके अंदर आपको प्राइमरीली ऑक्सीजन, एटॉमिक नाइट्रोजन, हीलियम और इन सब गैसेस के कोलिजन दिखाई देंगे। और जब एनर्जेटिक सोलर अल्ट्रावायलेट और एक्सरे फोटोन वहां पे जाके स्ट्राइक करती हैं, तो इन थर्मोस्फेयर के अंदर किसका डेवलपमेंट हो जाता है, आयंस का डेवलपमेंट हो जाता है। और द डिमार्केशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस इज थ्योरेटिकल, ये कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, कोई खास आपको डिमार्केशन दिखाई नहीं देगा। ऑरोराज यहां पे होंगे। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड स्पेस शटल इज एसोसिएटेड हेयर विद दिस लेयर। और फाइनल इसका होगा थर्मोपोज के ऊपर, ठीक है। आयनोस्फेयर सिचुएटेड विद इन द मिडल एंड अपर मेसोस्फेयर एंड द लोअर थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर का लोअर भाग है उसके अंदर आपको आयनोस्फेयर का प्रेजेंस दिखाई देगा। इसी के अंदर आपको गैसेस दिखाई देती हैं, दैट इज आयनाइज्ड गैसेस, एंड दीज आयनाइज्ड गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, ये जो आयनोस्फेरिक लेयर्स हैं इनके अंदर आप इसके नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। डी लेयर, देन वी हैव द ई लेयर, देन वी हैव द एफ लेयर, एंड इन दीज लेयर्स वी हैव सीन, so these layers are responsible for the various parts of reflection। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जब करना होता है तब हमें आयंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं क्या कहानी है। देखिए, जब भी हम थर्मोस्फेयर की बात करते हैं, थर्मोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो गैसेस हैं, गैसेस हैं उनका हो जाता है आयनाइजेशन, उनका हो जाता है आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन के कारण व्हेन आयंस कोलाइड करते हैं, आयंस कोलाइड करते हैं, तब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ऊपर से आप ये देखेंगे, ये जो आयंस हैं, दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ, ये क्या करेंगे, अगर हमें अर्थ से रेडियो ट्रांसमिशन करना है, रेडियो ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए ये मदद हमें करते हैं, ट्रांसमिशन के लिए हमें ये मदद करते हैं। आयनोस्फेयर की 3 लेयर हैं, डी, ई एंड एफ लेयर, जो कि हमें याद रखें तो रख सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इसके अंदर एक और इवेंट होता है दैट इज ऑरोरा इवेंट। क्या इसकी बाउंड्री मार्क्ड है, बाउंड्री इसकी थ्योरेटिकली देखते हैं तो मार्क्ड नहीं है,
बाउंड्री बहुत ही थियोरिटिकल देखी जाती है। और उसके साथ-साथ क्या यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखेगा? बिल्कुल सही बात है सर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे दिखाई देगा इस लेयर के अंदर। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको हमें दिखाई देती हैं कहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू दी थर्मोस्फेयर। एंड थर्मोस्फेयर के बाद फाइनली वी हैव आयनोस्फेयर, एंड आयनोस्फेयर के बाद वी हैव नाउ दी लास्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, रेडियो सिग्नल बाउंस करते हैं और ड्यू टू वेरिएशन इन द सोलर रेडिएशन यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं जो कि हमें ऑरोरा के रूप में दिखती हैं। अब आता है लास्ट लेयर, दैट इज एक्सोस्फेयर। एक्सो मीनिंग आउटसाइड, एक्सटर्नल, बियॉन्ड स्फेयर। आयनोस्फेयर के ऊपर का जो लेयर है दैट इज द एक्सोस्फेयर। ऊपर का जो लेयर है दैट इज समथिंग वी कॉल एज एक्सोस्फेयर। इस एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, और इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। बट यहां पे टेम्परेचर फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर इज वेरी रेयर, रेयर एटमॉस्फेयर है, यानी कि यहां पे गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सोलर इन्फ्लुएंस देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक्सपर्ट डिबेट करते हैं कि क्या हम एक्सोस्फेयर को अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कैटेगराइज करें भी या नहीं, क्योंकि ये है तो बाहर का भाग। फिर बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, डेंसिटी बहुत कम है, बता दिया। इसके बाद आपको स्पेस शुरू हो जाएगा, फिर सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स यहां पे आपको दिखाई देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज the structure of the atmosphere. And finally, we will end this entire segment by citing that when altitude increases, temperature decreases, and this is something we call as the lapse rate. इसके बाद जो बात है वो ओजोन लेयर की है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इन कंक्लूजन, इफ वी सी the like a delicate shield, the atmosphere is responsible for the survival as well as perpetuation of life. And without this atmosphere, we cannot think of the existence of life on this planet Earth. That is why this Earth is different from the other planets. Otherwise, it would have been the same as other planets are. So the protection of this atmospheric layer and the protection of the conservation of the atmosphere nowadays is the need of hour, because whenever we will alter the composition of the atmosphere, we are going to see the dramatic and drastic changes in the climatic phenomena with the aspects related to climate change. I hope you have loved this lecture, you have understood each and everything. So we'll see you next time with the next chapter. Thank you so much. Bye.